Now we are to we have already finished with the nucleic acid. Okay. Now this is a very small little topic again in your NCERT books, that is of the metabolites. As the name is saying, metabolites. What are the metabolites? They are the simply calling, that is the metabolites. क्या होती हैं? Metabolites are the biomolecules which are present within the living cells. Okay, the biomolecules. If we talk about simply जो living cells के अंदर इतने सारे आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ लिए, अभी तक आपने पढ़ा लिपिड्स वगैरह पढ़ा, अमीनो एसिड्स पढ़ा, न्यूक्लिक एसिड्स पढ़ा, तो ये सारे के सारे बायोमोलिक्यूल्स जो हैं दे आर टुगेदर कॉल्ड एज अ मेटाबोलाइट्स. वी से द बायोमोलिक्यूल्स इन अ लिविंग सेल आर कॉल्ड एज मेटाबोलाइट्स. These are further of the two types, that is the primary metabolites and the secondary metabolites. अब ये क्या होते हैं? Primary as the name says first form, secondary as the name says second form, है ना? तो प्राइमरी क्या है? दे आर द फर्स्ट फॉर्म्ड, और वी कैन से दैट विच अकर्स इन द लिविंग सेल इन देयर ओन स्टेट, बायोमोलिकुलर स्टेट में. समझ गए? फर्स्ट फॉर्म्ड भी हम कह सकते हैं इनको, प्राइमरी वालों को. यहाँ हम ये कह सकते हैं विच अकर इन द स्टेट ऑफ द बायोमोलिक्यूल्स विद इन द लिविंग सेल, दैट इज अ मेटाबोलाइट, प्राइमरी. ठीक है, मतलब क्या कहने का कि ये जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है लिविंग सेल के अंदर मेटाबोलाइट या बायोमोलिक्यूल्स, उनको हम कह देते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. ठीक है. अब ये सारे फॉर एग्जांपल जैसे मैं बोलूं अमाइनो एसिड है या न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये एज सच इन द लिविंग सेल ऑर्गेनाइज्ड है ना, प्रोटीन्स हैं, है ना, तो दे आर एज सच ऑर्गेनाइज्ड विद इन द लिविंग सेल्स. दे आर ऑर्गेनाइज्ड, दैट इज दे आर फाउंड एज सच विद इन द लिविंग सेल. So that is why we call these metabolites or the biomolecules as the primary ones, which are there within the living cell as in the form they are produced. Okay. We can also say that they play a very major role in the physiological activities. है ना? इनका रोल कहाँ पे आता है? हमारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज जितनी हम लोगों ने, या जो सारे दिन का काम है हमारे अंदर, दैट इज कैटाबॉलिक एनाबॉलिक मेटाबॉलिज्म्स जो चल रहे हैं, है ना, रिएक्शंस हैं, हम लोग के फिजिकल वर्क्स हैं, प्लस अंदर जो रिएक्शंस हो रही है इतनी सारी, ऑल दीज वर्क्स, ऑल द फिजियोलॉजिकल वर्क दैट विच इज डन बाय अ लिविंग सेल और अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, दैट इज ऑल प्लेड बाय द प्राइमरी वंस बिकॉज दे आर प्रेजेंट विद इन द लिविंग सेल. डन. ठीक है. सो द वन विच इज द बायोमोलिक्यूल्स और द मेटाबोलाइट्स, द वन which is already present within the living cell, which is formed within the living cell. First form लिख दो, मतलब first form का मतलब ये है कि it was produced within the living cell and there itself it is used as in the form it is produced. ठीक है, जिस फॉर्म में वो बना है उसी फॉर्म में उसको यूज किया जा रहा है. So that is, it is a primary metabolite. Now as an end product, ये जो इतनी सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं जैसे प्लांट्स है, उनके अंदर कितना सारा मेटाबॉलिज्म अगर चल रहा है, तो एज एन एंड प्रोडक्ट दे आर प्रोड्यूसिंग सर्टेन प्रोडक्ट्स आल्सो, है ना, विच आर अगेन यूजफुल टू द मैनकाइंड, जो हमारे लिए यूजफुल हो सकते हैं. सो जो प्रोडक्ट्स इनसे बन के आ रहे हैं, यानी कि ये सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स से बन के जो प्रोडक्ट्स सप्लाई होते हैं हमारे को, उनको हम बोलते हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. फॉर एग्जाम्पल, जितनी मेटाबॉलिज्म प्लांट्स के अंदर चली, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया प्लांट्स का, है ना, तो प्लांट्स के अंदर कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शंस चल रही हैं, एज अ रिजल्ट बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है ना. द वेस्ट इज एक्सक्रीटेड इन द फॉर्म ऑफ द लेटेक्स, गम्स, रेजिन्स और द रबर, है ना. तो ये सारी चीजें क्या हैं? दिस वी आर यूजिंग इन सम अदर फॉर्म्स, है ना. सो दैट इज व्हाट, दीज आर द प्रोडक्ट्स व्हिच हैज बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स की रिएक्शंस के साथ, है ना. तो ये सारे फॉर एग्जाम्पल में लिख लो इसको, फॉर एग्जाम्पल आर द रबर्स हो गए, गम्स हो गए, रेजन्स हो गए. So these are etc etc. So these are the products which has been obtained from the activity of the primary metabolites to get these useful products for us. ये useful products हमारे लिए हैं और ये useful, इनका काम क्या है? अब इसका अगर बेनिफिट लिखना हो, जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि they play the major role in the physiological activities of the humans या of the living organisms. ठीक है, तो यहाँ पे इनका क्या है? That is they produce the products. Secondary metabolites are the products which are useful for the mankind. ठीक है, in some or the other way they are useful for the, they serve the mankind. Okay,
These may also include the various of the chemicals which we treated as in the form of the spices, है ना, जैसे वो stems होती हैं कईयों के leaves होते हैं जो aromatic होते हैं थोड़े से, मतलब जो aroma अच्छा देते हैं, flavor अच्छा देते हैं, जैसे दालचीनी वगैरह stems अच्छी हैं, है ना, तो उन चीजों को as in the form of the product हम लोग use करते हैं, ठीक है. So that is their spices में भी हम लिख सकते हैं, that is the secondary metabolites are the spices also, जो हमें as a resultant of the primary metabolic activities के साथ जो हमें मिलती हैं प्रोडक्ट्स वो हैं सेकेंडरी, और जो पहले अंदर बन गए हैं बायोमोलिक्यूल्स जो अपना काम कर रहे हैं फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज चला रहे हैं, दे आर द प्राइमरी मेटाबोलाइट्स. क्लियर? ओनली दिस मच इन योर एनसीईआरटीज. रेस्ट अबाउट कैसे बना क्या बना, दिस इज नॉट देयर इन द फर्दर. इसकी जो असेसिंग है, मतलब जो जिस तरह से ये बनते हैं, कैसे ये प्रोड्यूस हो रहे हैं, दीज थिंग्स आर नॉट देयर इन योर NCERTs. The only thing is that is the definition, the meaning as well as the examples. हाँ जी सहज. मैम अमीनो एसिड्स तो प्रोटीन्स ब्रेक होने के बाद बनते हैं ना? क्या कहते हो? नहीं नहीं, प्रोटीन्स बाद में क्यों बनते हैं? प्रोटीन्स तो वो तो मैंने एग्जांपल लिया था आपके लिए कि डाइजेस्ट होती है प्रोटीन तो अमीनो एसिड बनाती है, पर अमीनो एसिड कंबाइन होती है, ये भी तो समझाया था मैंने. जब वो बॉन्डिंग करती है अमीनो एसिड CONH2 पेप्टाइड बॉन्ड्स बनाती है तो प्रोटीन बनाती है. हमने बात नहीं करी थी? तो नहीं, डाइजेशन के बाद अमीनो एसिड्स बॉडी में आएंगे, पहले से कैसे? बेटा प्रोटीन बनेगा भी तो सही ना. प्रोटीन डाइजेस्ट ही कर ला होगा, आपने बाहर से लिया तो वो डाइजेस्ट होगा आपको, क्योंकि अमीनो एसिड आपके सेल्स को चाहिए. लेकिन जो अमीनो एसिड्स अंदर हैं वो आपको कोई करेक्टर भी तो दे रहे हैं ना. दे आर गिविंग यू द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड दैट कैरेक्टर्स आर बिकॉज ऑफ द प्रोटीन्स ओनली. All the proteins you are having in your body, they are not taken from the food. When you were born with certain of the characteristics, है ना. मतलब आपका एक हेयर कलर था, आपका एक स्किन कलर था, आपके ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन था, यहाँ ब्लड के अंदर इतने सारे प्रोटीन की लिस्ट हम लोग पढ़ चुके हैं. तो वो सारी जो चीजें हमें शुरुआत से मिली हमारी बॉडी के अंदर, एक ऑर्गेनाइज्ड ह्यूमन स्ट्रक्चर के अंदर जो हमें इतना सारा कुछ मिला पहले से, तो वो प्रोटीन्स की वजह से था. तो वो प्रोटीन्स हमारे अंदर शुरू से ही हैं, ठीक है. क्योंकि जो हमारी डीएनए के ऊपर कोडिंग होती है ना, आप लोग को मैंने ये पहले बताया था, डीएनए जो है उसके ऊपर ये नाइट्रोजनस बेसेस हैं. मैंने बताया था ना आपको, जब भी मैंने अमीनो एसिड करवाया था ना, तब मैंने आपको ये बताया. लेट से ये हमारे डीएनए के वन स्ट्रैंड के ऊपर ये सारी कोडिंग है, तो मैंने आपको बताया था कि ये कोड करेगा, एक अमीनो एसिड बनाएगा. मैंने आपको बताया नहीं था? याद है? भूल गए? सबसे स्टार्टिंग लेक्चर में. हाँ, तो अमीनो एसिड में हमने बोला था ना कि ये ट्रिपलेट कोडोन्स होते हैं जो अमीनो एसिड्स बनाते हैं. अभी ये अगला अमीनो एसिड बनाया, और एक लास्ट स्टेप होता है. पहले तो होता है रेप्लिकेशन, जिसमें डीएनए जो है वो रेप्लिकेट कर रहा है, खुल रहा है, ओपन हो रहा है. देन सेकेंडली एक स्टेप आता है हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स बनती हैं आरएनए की फॉर्म में, ठीक है. उसके बाद वो स्ट्रक्चर मोल्डिंग करता है, स्ट्रक्चरल चेंजेस आती हैं, एंड फाइनली देयर इज द ट्रांसलेशन व्हिच हेल्प्स इन बाइंडिंग ऑफ दीज अमीनो एसिड्स. इन अमीनो एसिड्स को ज्वाइन करेगा एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन. ये भी हमने डिस्कस किया था पहले. ट्रांसलेशन एज अ प्रोसेस नहीं मैं आपको पूरा समझा सकती क्योंकि वो 12th में पढ़ेंगे आप, ठीक है. इट्स अ बिग प्रोसेस, राइट. बट अदरवाइज आपको इतना बताया था मैंने कि अमीनो एसिड टू अमीनो एसिड जो है वो चेंज बनती जाती, ठीक है. दीज बॉन्ड्स दैट आर द पेप्टाइड बॉन्ड्स, दे आर बीइंग फॉर्म्ड विद इन द अमीनो एसिड्स. तो जब ये बन रही हैं तो प्रोटीन बनता है, तो अमीनो एसिड फ्री भी बढ़े हमारी बॉडी में. अब ऐसे मैंने यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड लिख दिया, अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियोसाइड या टाइड लिख देती तो आप तो ये कहते कि न्यूक्लिक एसिड के डाइजेस्ट होने पे या टूटने पे न्यूक्लियोटाइड साइड मिलता है. वो तो पहले से ही अलग अलग पड़े हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म में. शुगर्स अलग पड़ी हैं, फॉस्फोरस अलग पड़े हैं, नाइट्रोजनस बेसेस अलग घूम रहे हैं. जब जरूरत है तब ये तीनों कंबाइन कर जाएंगे, न्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे, डीएनए बनाएंगे, स्ट्रक्चर्स बनाएंगे. जब जब जैसे जैसे जरूरत पड़ती जाएगी वैसे, ठीक है. It is not everything is just breaking down. We have studied that the living cells or the living system or the living organisms, we do show both the reactions, that is catabolic as well as anabolic, है ना. हम सारी reactions follow करते हैं. वो अलग अलग conditions होती हैं कि प्रोटीन टूटेगा कब और बनेगा कब, मतलब किस प्रोसेस का बेस प्रोडक्ट जो है वो हमें इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन मिलेगा, या किस रिएक्शन फॉर्म का हमें बेस प्रोडक्ट जो है वो इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड मिलेगा. मतलब प्रोटीन टूटेगा कब और बनेगा कब, ये डिपेंड करता है, ठीक है. दैट आर द डिफरेंट डिफरेंट फिजियोलॉजिकल पाथवेज. ओके, डोंट गेट कंफ्यूज्ड विद दिस. नथिंग इज लाइक कि आप लोग बाहर से कंज्यूम कर रहे हो और देन यू आर गेटिंग दैट प्रोडक्ट इन योर बॉडी. नो,
your body is synthesizing it all by itself, right? हाँ जी, सहज clear हो गया? If not, then you can raise your hand again. Okay, done. So this was this what we have discussed now is about the metabolites, and the metabolites के लिए I was telling you, you are having just this small little topic. When you will read the paragraph, you will get through. और यहाँ पे आपको सिर्फ definitions में जो clarity book में से नहीं आती है वो आपको clear होगी. तो what are the primary metabolites? That are the already existing biomolecules within the living cell. We call them as the primary metabolites, as they play the major role in the physiological activities, and as a result of the physiological activities they are playing, there are certain products which are waste for the living cell, but they are produced, you can say, and they are produced and they are synthesized outwards, है ना? तो वो बाहर निकाल दिए जाते हैं. अंदर जो है प्लांट की बॉडी के अंदर से तुम जो निकाल पाओगे तो वो केमिकल्स या हॉर्मोन्स, ऐसी चीजें आप लोग केमिकल फॉर्म में ले सकते हो, लेकिन आप प्रोडक्ट की फॉर्म में नहीं ना निकाल सकते. यहाँ तो आप प्रोडक्ट सिंथेसाइज करोगे कुछ ना कुछ उनमें से लेके. तो ये ऑलरेडी सिंथेसाइज्ड प्रोडक्ट्स हैं जो प्लांट्स हमें दे दें. ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? दीज आर द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. डन. सो दिस इज अबाउट द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स. Another biomolecule categorization we can say after the nucleic acids. Now the next are the proteins. Proteins ही समझ लो आप आ गए. Proteins जो हैं, अभी हमने एक बड़ा टॉपिक किया that of the nucleic acid. So is the proteins also. It is a big topic to be understood very clearly. First of all, अभी हमने एक बात बोली, मैंने अभी यहाँ पे आपको फिर से दिखाया कि जो अमीनो एसिड्स हैं, there are number of amino acids which are responsibly being formed, right? There are amino acids of only 20 types. ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं ना. Only 20 types of the amino acids, but how they are sequenced or how they are arranged, what is the number of these amino acids in a chain, that all varies the types of the proteins which are there in your body. तो बॉडी के अंदर अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 20 तरह के अमीनो एसिड्स हैं, तो क्या सिर्फ 20 ही तरह के मेरे पास प्रोटीन्स हैं, या उससे कम है या उससे ज्यादा? देयर आर न्यूमरस ऑफ द प्रोटीन्स विद इन आवर बॉडी. एंड व्हाट हैज डिफरेंशिएटेड दीज? दैट इज द sequential placement of all these amino acids in a chain, and number 2, that is the number of amino acids in a chain. ठीक है, so that what makes the structure which is called as a protein. ठीक है जी. proteins क्या हैं? When the number of amino acids they are arranged in the form of a chain with the help of these bonds called as the peptide bonds. The peptide bonds within the amino acids that forms the big, you can say, chain like structure which is called as a protein. Okay, done. This is in the amino acid. अब मैं example लेती हूँ एक इसमें, example that of the insulin. You know insulin, already we have studied insulin from the chapter of hormones, है ना, that which lowers down the blood glucose level and all. So insulin, that is also kind of a protein, right? This insulin has a structure of 2 chains with 51 amino acids. अब हैं तो 20 amino acids, different तरह के जो हैं, that is different categories of amino acids, 20 ही हैं हमारे पास. But how they get arranged and how many they are arranged in a chain, that varies and forms the different kinds of the proteins. So there are 51 amino acids in an insulin molecule. एक single molecule में वो कैसे होते हैं? There are 2 chains, right? The 2 are joined with the disulfide bonds. ठीक है, disulfide मतलब एक S दूसरा S इस तरह. ठीक है, so disulfide bonds के साथ ये जुड़े हुए हैं. One chain is having 21 amino acids, another is having 30 amino acids, and this one structure forms one molecule of the insulin. है ना? तो यहाँ पे 21 अमीनो एसिड्स हैं, ऐसे अमीनो एसिड 1, अमीनो एसिड 2, अमीनो एसिड 3, इस तरह से करते करते 21 अमीनो एसिड्स हैं जो कि पेप्टाइड बॉन्ड्स के साथ जुड़े पड़े हैं. एक चेन बना दिया. ऐसे यहाँ पे 30 अमीनो एसिड्स हैं जिन्होंने दूसरा चेन बना दिया. And finally, the 2 are combined together, joined together by the disulfide bonds. Okay, resulting in the formation of a single molecule. Getting? That is one protein. One protein molecule is formed after so many amino acids getting bonded with one another. ठीक है, तो अब जब हमारे सिस्टम में, मतलब मैंने क्या बताया आपको कि there is a process which is translation.
ठीक है. द राइबोसोमल आरएनए दैट इज गेटिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए से आरआरएनए को इंफॉर्मेशन मिला कि डीएनए के ऊपर ये कोडिंग है, ये अमाइनो एसिड बनाना है, और उसके हिसाब से जो हमारे प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन है वो चलना शुरू हो जाता है एंड इट कंबाइंस दीज मेनी एंड देन कट्स ऑफ द चेन. फिर से कंबाइंस दीज मेनी कट्स ऑफ द चेन एंड दे आर टुगेदर आल्सो बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चरल जो भी पॉसिबिलिटीज हैं, केमिकल नेचर्स हैं, उनकी वजह से ये इस तरह से बॉन्डिंग शो करेंगे एंड फाइनली दे फॉर्म वन और दे प्रोड्यूस वन मॉलिक्यूल. एंड सिंस इसी तरीके में सेम वे में दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस एज मेनी एज विच आर रिक्वायर्ड बाय अवर बॉडी. ठीक है. So every character in our body is because of a protein. Okay. Getting what is making these chains that are the amino acids as the monomers. Okay. And the bonds which are fixed within the amino acids that are the peptide bonds. Getting? हाँ जी बेटा, यहाँ पे कोई confusion है किसी को? यहाँ तक? It's all clear, right? Now write the two of the names of the two of the proteins which are abundantly found, one in the animal world and that is called as collagen. Collagen is a protein which is most abundant within the animal world. मतलब सबसे ज्यादा जो animals के अंदर पाई जाती है, that is a protein called as collagen protein. And if we talk about the all the universe, or sorry not the universe but we talk about the whole of the biosphere. ठीक है. अगर हम बायोस्फीयर में बोले, द मोस्ट अबंडेंट इन अ बायोस्फीयर दैट इज रुबिस्को. व्हाट इज दिस रुबिस्को? इट इज रिबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट carboxylase oxygenase. This is also the one enzyme that you will be using in your chapter of photosynthesis. ठीक है. photosynthesis में वापस फिर से इसका कंसर्न पढ़ेंगे हम, that is rubisco. Okay, so this is found as the most abundant within the biosphere. Okay, it's the most abundant type of the protein which is found in the biosphere. Collagen is found in the animal world. Done. Now there is also a list of the various proteins. ये लिख लिया आप लोगों ने? हाँ जी, इतना समझ आ गया? आगे इसके स्ट्रक्चर्स भी हैं, लेकिन स्ट्रक्चर से पहले there is a list of certain proteins and their functions which is given, and it's a very important list. So you have to just write about what are the various proteins, the names of the proteins, and what is their function, right? So this is the first is about the collagen protein. Collagen protein का function क्या है? It plays the ground tissue. It plays as a ground substance, we can say, both intracellular as well as extracellular. मतलब सेल के अंदर भी, सेल के बाहर भी एक बेस सब्सटेंस की तरह एक्ट करता है collagen. ठीक है. So you can write its function, that is it is an intracellular as well as extracellular ground substance. Done. हाँ जी, done. Then is the trypsin proteins. ये आपको पता ही है. Trypsin क्या करती है? What is the role of trypsin? It helps to digest what? Digest the proteins. So this helps to digest proteins. You have studied this in your 10th class. 11th में आपको digestion topic जो है वो delete हो गया था. So you have studied it from your 10th standard, right? Then there is insulin. Insulin क्या करता है? अभी पढ़ा हमने. That is, it lowers down the blood sugar level. Lowers down blood sugar level. These are all from your NCERTs that you have to do. Okay, NCERT की ही है तो आपको ये करनी ही है. ठीक है. हाँ जी. So after insulin there is also gamma globulins, that are the gamma globulins that are acting as the antibodies. ठीक है. So what does an antibody do?
It provides immunity, right? It fights against the infections. So it's acting as an antibody. So it fights against the, ये भी लिख दो साथ में, as an antibody, it fights against infections. It fights against the infections, right? Okay. Now the next in the form of the receptors. ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है in your immunity chapter. Sorry, कौन सा चैप्टर था ये हमारा? Not immunity, that is chemical control and coordination, or before that neural control and coordination, है ना? तो हमने ये डिस्कस किया था रिसेप्टर्स. रिसेप्टर्स जो हमारे फोटो रिसेप्टर्स, फोनो रिसेप्टर्स, थिग्मो रिसेप्टर्स, थर्मो रिसेप्टर्स, है ना? So these are all the receptors. They are also the kind of the proteins that are present within our body. So these are receptors are to always receive the stimulus, है ना? Stimulus जो है हमें as according to our जो भी as according to our responses which are to be produced by our body, है ना? So जितने stimuli हैं, they are all received by these receptors and they are also called as the proteins. Done? Right? Now the next one is GLUT4. This is next one is GLUT4. Once again, GLUT. This is GLUT4. Okay, that is for the glucose transfer. GLUT का मतलब क्या होता है? That is glucose का transport. ठीक है, यहाँ transfer. So this regulates the transport of glucose. This regulates the transport of glucose within the cells. ठीक है, और through the cells, जो cells हैं उनके साथ साथ ये ग्लूकोज की ट्रांसफर में हेल्प करता है. That is within the cells, into the cells, from cell to cell, जो आगे आगे जाने. So GLUT4, ठीक है, 4. This is a number 4. GLUT means, GLU means, GLU stands for glucose. T stands for transfer. Okay, that is GLUT4. Done. ठीक है बच्चे. So these are the different proteins which are enlisted and their functions which are very important. You may get the questions from here as well, right? You have written all these. Next are the structure of the different types of the proteins. Now after this, shall I raise it? Anybody is still writing? Please raise your hand. Done. Okay. So now coming to the next are the different types of proteins. Depending upon their structures, there are 4 different types of the proteins, right? तो उनके structure के behalf पे, rather structural complexities के behalf पे, जो हमने different types of proteins पढ़नी है, या आप कह सकते हो इसमें structural differences की वजह से ये आता है. So that is, we can also head it under the structure of the proteins. ठीक है, टाइप्स में भी आप चारों डिस्कस करेंगे और स्ट्रक्चर भी अगर आता है तो चारों का ही स्ट्रक्चर आप एक्सप्लेन करेंगे. तो स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट, दैट इज व्हाई दे फॉर्म द 4 टाइप्स. ओके, दे आर नेम्ड एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटर्नरी प्रोटीन्स. ठीक है, प्राइमरी एज द नेम सेज प्राइमरी. सबसे पहले प्राइमरी, दीज आर द मोस्ट सिंपल टाइप ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स एंड दे शो द लीनियर अरेंजमेंट. लीनियर अरेंजमेंट एंड linear means they are all arranged in a single plane. ठीक है, अगर हम अमीनो एसिड्स को सबको एक सिंगल लाइन में इस तरह से अरेंज करते जाएं, ठीक है, सिंगल लाइन में मतलब एक सिंगल अरेंजमेंट देते जाएं इनको, these are the amino acid of n numbers. तो हमने अरेंज कर दिया इन अ चेन, राइट? देन द वन अमीनो एसिड व्हिच इज एट द लेफ्ट मोस्ट साइड, जो सबसे लेफ्ट मोस्ट साइड ऑफ अ चेन में आता है, वी कॉल दिस as the N-terminal of amino acid, and the which is present at the rightmost side, we call it as the C-terminal of the chain. ठीक है, क्यों बोलते हैं इसको N and C? Any significance? Anyone who can correlate?
why this is named as N or C? Why not A, B? Why not X, Y? Why it is N and C? Can you correlate with any of the concepts which you have studied previously in this chapter related to the proteins? Anything? Anji, anyone? Raise your hand. Let me see who is mentally present in the class. No one? Very bad. Beta, why N terminal and why C terminal? Yes, can anyone please try at least? Ramanji, can you try? हाँ जी बेटा, कुछ तो लिंक बनाओ. आपको एक स्ट्रक्चर करवाया है रमन जी. अनम्यूट योरसेल्फ. मैम ये शायद इनकी पेप्टाइड बॉन्डिंग की वजह से. पेप्टाइड बॉन्डिंग तो है, लेकिन आपने अमीनो एसिड के स्ट्रक्चर में कुछ एन और सी जैसा पढ़ा है? यस मैम. क्या पढ़ा है? मैम जो उसके मीथेन के सब्स्टिट्यूटेड पार्ट्स हैं, एक तो NH2. यस, अमाइन ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप, सी ग्रुप, है ना? कार्बोक्सिलिक. Very right, very Yes. nice. This is how, if you correlate your concepts to the previous knowledges, na bache, then only your concepts are going to be stronger. And otherwise, what you are doing is you are just hearing to the next, and you are just missing the previous ones. And this way you can't be like a very good, मतलब बहुत अच्छे से hold नहीं रख पाओगे आप लोग एक subject के ऊपर. ठीक है? So this is why I am calling this as the N terminal and this is the C terminal. If you remember the अमीनो एसिड्स फर्स्ट स्ट्रक्चर जो सबसे पहले हमने किया था, दैट वाज अ सब्स्टिट्यूटेड मीथेन, है ना? तो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन में हमने बोला था कि वन इज स्टिल ऑक्यूपाइड बाय द H, बट द अदर्स हैज बीन रिप्लेस्ड बाय द कार्बोक्सिल ग्रुप, बाय द R फंक्शनल ग्रुप, बाय द अमीन ग्रुप. ये हमने किया था. सेकेंड चीज हमने इसमें एक और ऐड करी थी, दैट इज जो हमारी इसकी अमीनो एसिड की एक नेचर है, दैट इज द आयोनाइजेबल नेचर. मतलब दिस कैन बी फर्दर आयोनाइज्ड, है ना? सो ये दोनों इसके जो ग्रुप्स हैं, अमीन ग्रुप है, कार्बोक्सिल ग्रुप है, ये दोनों आयोनाइजेबल हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन, डिपेंडिंग अपॉन द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड. अगर इनको आगे बना के, अब सपोजिंग ये मेरा अमीनो एसिड 1 है ना? तो अगला आएगा अमीनो एसिड 2 जोड़ेगा, ये तो इसका नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी ना, मतलब ये तो इसका नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया बिकॉज इट इज गेटिंग वन बॉन्ड. सिमिलरली अनदर 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 अनदर, एंड देयर विल बी वन एट द लास्ट जिसमें फिर से कार्बोक्सिल एंड फ्री रह जाए. ऐसा ही होगा ना? सो वन एंड इज मार्किंग द फ्री अमाइन ग्रुप, दैट इज एन टर्मिनल. लेफ्ट साइड पे चेन के हमेशा एन टर्मिनल बनना है, राइट साइड पे हमेशा चेन के सी टर्मिनल बनेगा, just because of the ionizable nature as well as the arrangement of these amino groups. अमीन का जो अमीनो एसिड का जो स्ट्रक्चर है उसके बिहाफ पे. हाँ जी, क्लियर हो गया ये, है ना? Why I am calling it as the N terminal on the left and why C terminal on the right. Okay, so this forms a linear change. This we will be continuing further. And any question to anyone?